हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला पुंज और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, या फिर मैं अगर ये बोलूँ तो ज़्यादा सही रहेगा कि हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर विच इज़ इक्वालिटी। और आज इक्वालिटी का एक ब्रांड न्यू लेक्चर है जहाँ पे वील बी टॉकिंग अबाउट 3 आइडियोलॉजीज। व्हाट आर द 3 आइडियोलॉजीज? आपको बहुत ही साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है बच्चों। वील बी टॉकिंग अबाउट फेमिनिज्म, we'll be talking about Marxism and we'll also be talking about liberalism। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जब भी मैं आइडियोलॉजी शब्द का प्रयोग करती हूं, whenever I say आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी का मतलब बच्चों होता है विचारधारा। अलग अलग विचार से जो एक विचारधारा बनी है, दैट इज आइडियोलॉजी। एंड जब भी किसी शब्द में इज्म लग जाता है, ISM वाला इज्म, जैसे फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, तो ये इज्म जो टर्म है बच्चों, ये डिनोट करता है कि दैट पर्टिकुलर थिंग इज एन आइडियोलॉजी। ओके, सो आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। अब ये वाली बात एकदम क्लियर है। अभी हम एक एक करके इन सारी आइडियोलॉजीज को देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और आपको एक बहुत बढ़िया सा आइडिया मिलेगा। और जिस जिस बच्चे को आगे पॉलिटिकल साइंस फील्ड में जाना है, तो बच्चों मैं भी वैसे पॉलिटिकल साइंस फील्ड से हूँ, सो ग्रेजुएशन लेवल पे, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे आपको ये सारी आइडियोलॉजीज काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, पर उनका एक बेस जो है वो अभी से फॉर्म हो जाएगा। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना और आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा इन सभी आइडियोलॉजीज का। ओके, सो लेट अस बिगिन। विल नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड लेट अस कम टुवर्ड्स द अ वेरी कंट्रोवर्शियल आइडियोलॉजी व्हिच इज फेमिनिज्म। तो मैंने ना बहुत से रियलिटी में भी, जैसे जो मेरे लड़के जो फ्रेंड्स हैं, उनके मुंह से हमेशा सुना, यार तुम फेमिनिस्ट तो नहीं हो ना। मतलब हमें ना बिल्कुल भी फेमिनिस्ट लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं। हमेशा फेमिनिज्म को एक बहुत नेगेटिव आइडियोलॉजी की तरह देखा जाता है बिकॉज, और मैंने ये चीज लाइक नेचुरली ऑब्जर्व करी है, आई हैव सीन इट इन रियलिटी। सब ऐसे बोलते हैं फेक फेमिनिस्ट, है ना। फेमिनिज्म एक बहुत नेगेटिव आइडियोलॉजी है और सारे के सारे लोग जो फेमिनिज्म की बात कर रहे हैं वो मतलब यूज करती हैं, लड़कियां फेमिनिज्म को यूज करती हैं, लड़कों से ऊपर जाने की बात करती हैं। लड़के मतलब लोगों को ऐसा लगता है, एक जो बच्चों बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है फेमिनिज्म टर्म की, तो पीपल बिलीव कि फेमिनिज्म इज एन आइडियोलॉजी व्हिच टॉक्स अबाउट विमेन टेकिंग एन अपर हैंड, गोइंग अबव मेन, और लड़कों से ऊपर जाने की बात कर रही हैं महिलाएं सिंपली, है ना। तो दिस इज द नेगेटिव कॉनोटेशन दैट वी एसोसिएट विद द टर्म फेमिनिज्म, बट एक्चुअली दैट इज नॉट द केस। फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी बच्चों वर्ल्ड में तब इमर्ज होती है जब महिलाओं को इक्वल अधिकार, बराबर के अधिकार नहीं मिल रहे थे, इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे। और फेमिनिज्म बात करता है कि सामाजिक तौर पे एज वी ऑल लिव इन अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर आदमी ऊपर हैं, औरतें नीचे हैं, और बहुत लंबे समय तक आदमियों को कुछ ऐसे अधिकार मिले हैं जो औरतों को नहीं मिले हैं, और औरतों के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। तो बच्चों फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी टॉक्स अबाउट ब्रिंगिंग बोथ ऑफ द मेन एंड विमेन एट द सेम लेवल। इक्वालिटी की बात करती है फेमिनिज्म। इट डज नॉट टॉक अबाउट द सुपीरियोरिटी ऑफ विमेन ओवर मेन या टेकिंग विमेन सोशली ओवर मेन, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज ही इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करो। एंड हाँ, जो आप फेक फेमिनिस्ट बोलते हो वो भी चीज है, सूडो फेमिनिज्म होता है जहाँ पे कुछ लड़कियां फेमिनिज्म का नाम लेके कोशिश करती हैं आरोप लगाने की झूठ मूठ के, बट नहीं बच्चों, अगर हम रियलिटी देखें फेमिनिज्म की, सो द रियलिटी इज नॉट दिस। उस कॉन्सेप्ट को गलत कोई भी यूज कर सकता है, बट असल में जो कॉन्सेप्ट है वो यही बोलता है कि फेमिनिज्म इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन दैट टॉक्स अबाउट इक्वल राइट्स फॉर विमेन एंड मेन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वालिटी के कुछ स्फेयर्स के बारे में पढ़ा था। वी टॉक्ड अबाउट सोशल इक्वालिटी, वी टॉक्ड अबाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी, वी टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी। यहाँ पर बेसिकली फोकस किया जाता है पॉलिटिकल स्फेयर पे, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि पॉलिटिकली बहुत से चीजों से महिलाओं को वंचित रखा गया था, महिलाओं को प्रोवाइड नहीं किए जाते थे। पॉलिटिकल राइट्स कितने टाइम के बाद महिलाओं को मिले हैं। You must have
read in the chapter The French Revolution, which we studied in class 9th, जहाँ पे बच्चों हमने देखा था कि हर चीज आ गई, रेवोल्यूशन आ गई, हर चीज आ गई, आदमियों को भी वोटिंग राइट मिल गए, लेकिन सिर्फ आदमियों को ही मिलते हैं। औरतें जो है काफी समय तक संघर्ष करती रहती हैं इन्हीं वोटिंग राइट्स को पाने के लिए। और जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म आती है वो इन्हीं वोटिंग राइट्स को पाने के लिए आई थी कि अगर सभी ह्यूमन बींग्स हैं तो एवरी ह्यूमन बीइंग शुड बी ट्रीटेड इक्वली। आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि सिर्फ आदमियों को पॉलिटिकल राइट्स दो एंड महिलाओं को ना दो, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर कन्फ्लिक्ट हुई थी, उस चीज के ऊपर प्रोटेस्ट किया गया था, और बच्चों वहीं से फेमिनिज्म का आइडिया जो है इमर्ज होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, जहां पे इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की मांग करी जाती है और महिलाओं और आदमियों को सेम ग्राउंड लेवल पे लाने की बात करी जाती है। फेमिनिस्ट, अब फेमिनिस्ट से एक और चीज जो लोग समझते हैं और जो असल चीज नहीं है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ लड़कियां फेमिनिस्ट होती हैं, बट ऐसा नहीं है। लड़के भी बच्चों जो इस डॉक्ट्रिन को मानते हैं, सो एनीवन हु बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ मेन एंड विमेन इज अ फेमिनिस्ट। याद रखिएगा इस चीज को, अगर आप भी इक्वालिटी ऑफ विमेन एंड मेन की बात करते हो और इस चीज में बिलीव करते हो तो बच्चों यू आर अ फेमिनिस्ट। Feminists are those men and women who believe that many of the inequalities that we see in society between men and women are neither natural nor necessary and can be altered so that both women and men can lead free and equal lives. तो feminist वो सारे के सारे लोग हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, जो कि ये बिलीव करते हैं कि बहुत सी असमानताएं जो कि महिलाओं और आदमियों के बीच में सोसाइटी के अंदर रहती हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो इनइक्वालिटीज जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। और उन इनइक्वालिटीज को हटाया जा सकता है ताकि विमेन और मेन को दोनों को ही इक्वली ट्रीट किया जाए समाज के अंदर। सो आई होप दिस इज प्रीटी मच क्लियर टू यू। नेक्स्ट, patriarchy. So what is patriarchy? Patriarchy is the rule of the men. बच्चों जब आप आदमियों के शासन की बात करते हो तो you talk of patriarchy. And actually patriarchy has been the system in our country and also in our world to a greater extent. बहुत सी सोसाइटीज वर्ल्ड के अंदर आप देख लोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि द मेन हैव डोमिनेटेड द सोसाइटीज फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे सिर्फ आदमियों का शासन चलता है, वो भी इस क्राइटेरिया पे बिकॉज ऐसा माना जाता है कि जो आदमी है वो नेचुरली ज्यादा सुपीरियर है महिलाओं से एंड दे हैव द राइट टू रूल, दे हैव मोर पावर देन विमेन एंड दैट इज वाई उनका रूल जस्टिफाइड माना जाता है। बट क्या हम मानेंगे? हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखेंगे। सो बच्चों पेट्रियार्की ऑब्वियसली एक सोशल इकोनॉमिक कल्चरल सिस्टम है, एक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक सिस्टम है जो कि मेन को ज्यादा वैल्यू देता है विमेन से और ज्यादा पावर देता है विमेन के ऊपर। अब बच्चों इसी सिस्टम को फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं वो अपोज करते हैं एंड मैं भी अपोज करूंगी, आपको भी अपोज करना चाहिए क्योंकि जो भी लोग पढ़े लिखे होंगे वो इस चीज को अपोज करें तो ही सही है। फेमिनिस्ट यहाँ पर डिस्टिंक्शन करते हैं सेक्स और जेंडर के बीच में, अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। तो मैं इस चीज को आपको समझाती हूँ और आज तक आपको अगर लगता है कि सेक्स और जेंडर सेम चीजें हैं तो यू आर डेफिनेटली रॉन्ग। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो सेक्स शब्द की जब हम बात करते हैं बच्चों, सेक्स शब्द का मीनिंग है द बायोलॉजिकल ऑर्गन्स दैट अ मेल एंड अ फीमेल इज बोर्न विद। ऑब्वियसली हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, जो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स है, फीमेल्स के अलग है, मेल्स के अलग है, दैट इज अ नेचुरल डिस्टिंक्शन। ये चीज नेचुरल है कि फीमेल अलग ऑर्गन्स के साथ पैदा हुए हैं, मेल एक अलग ऑर्गन्स के साथ पैदा हुए हैं। लेकिन उसके अलावा जब आप इन्हीं ऑर्गन्स के साथ बच्चों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ देते हो, जैसे कि आप बोलो कि जो भी फीमेल सेक्स को बिलोंग करते हैं, फीमेल सेक्स यानी कि जो लड़कियां हैं वो सेंसिटिव ज्यादा हैं, वो केयरिंग ज्यादा हैं, वो इमोशनल ज्यादा हैं, उनको पिंक कलर पसंद है, उनको रोना जल्दी आता है। डोंट एक्ट लाइक अ गर्ल, लड़कियों की तरह मत रो। हाँ, तो लड़कियां रोती ज्यादा हैं, लड़कियां स्ट्रांग नहीं होती हैं, लड़कियां ज्यादा मस्कुलर नहीं होती हैं, लड़कियां ना अपने बच्चों का ख्याल रखे तो ही ठीक है, लड़कियां शादी कर लें तो ठीक है क्योंकि उन्हें पढ़ लिख के क्या करेंगे, उन्हें तो घर ही संभालना है। तो बच्चों आपने क्या करा,
ये एक सोसाइटल कंस्ट्रक्शन है जो कि समाज द्वारा किया गया है, जिसके द्वारा फीमेल सेक्स के साथ बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ दिया गया है। क्या ऐसा जरूरी है कि अगर मैं एक फीमेल पैदा हुई हूं तो मुझे पिंक कलर ही मेरा फेवरेट होना चाहिए, मैं रोती रहूंगी हमेशा, मैं स्ट्रांग नहीं हो सकती, मैं ब्रेव नहीं हो सकती, कल को मैं जिम जाके अपनी बॉडी नहीं बना सकती हूं? इज दैट ट्रू? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। डोंट बिलीव इन दीज डिस्टिंक्शंस, बिकॉज बच्चों क्या होता है, हम बचपन से ये सब चीजें अपने आसपास लोगों से, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से भी सुनते हुए आते हैं, और हम लोग इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ पैदा होते हैं कि हमको बारबी डॉल के साथ ही खेलना है, या लड़के सोचते हैं हमको सिर्फ गाड़ी के साथ खेलना है, लड़कों का फेवरेट कलर ब्लू है, लड़के जो हैं, लड़कियां गाड़ी ठीक नहीं चलाती हैं, बहुत बड़ा यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप। तो ये सब स्टीरियोटाइप्स हैं, ये सारी सोशल कंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एक फीमेल सेक्स और मेल सेक्स के ऊपर करी गई हैं। बच्चों, एक नेचुरल डिस्टिंक्शन, जो एक नेचुरल इनइक्वालिटी है, वो यही है कि अ फीमेल is born with different reproductive organs and a male is born with different reproductive organs. Except that, I don't think कि उनके बीच में कोई डिस्टिंक्शन है। जो भी डिस्टिंक्शन है वो एक सोशल डिस्टिंक्शन है, जो कि समाज द्वारा कंस्ट्रक्टेड डिस्टिंक्शन है, विच इज कॉल्ड जेंडर। आपका फीमेल जेंडर और मेल जेंडर तब बनता है जब सोसाइटी आपके सेक्स के साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ देती है, जब सोसाइटी आपको बताती है कि हाउ यू शुड एक्ट, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको रहना है। लड़कियों को घर से बाहर ज्यादा देर तक नहीं रहना है। लड़कियां जो हैं, है ना, वो घर में रहेंगी, उनको ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। लड़कियों को इस तरीके से हंसना है, इस तरीके से बोलना है, इस तरीके से चलना है। लड़के कुछ भी कर सकते हैं। लड़के हमारे देर तक बाहर रहें, कोई हमको दिक्कत नहीं है। लड़का है ना वो, लड़के रोते नहीं हैं, लड़के स्ट्रांग हैं। लड़का हमारा कमाएगा, उसको पढ़ाना जरूरी है। लड़की हमारी कमाएगी नहीं, लड़की को घर पे बैठना है, उसको शादी करनी है, अपने परिवार का ख्याल रखना है। ये सारी की सारी चीजें, ये एक सामाजिक कंस्ट्रक्ट है बच्चों। दिस इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट व्हिच इज जेंडर। ठीक है ना? ओके। नाउ फिर एक और डिस्टिंक्शन यहां पर आता है, पब्लिक और प्राइवेट। बच्चों, समाज के अंदर ना देयर आर टू स्फेयर्स, या फिर पॉलिटिकली आप देखो दो स्फेयर्स हैं। एक होता है प्राइवेट स्फेयर, यानी कि जो आपके घर तक लिमिटेड है। एक है पब्लिक स्फेयर। पब्लिक स्फेयर यानी कि बाहर का जो स्फेयर है। अब यहां पे माना जाता है कि प्राइवेट स्फेयर में जो है विमेन रहेंगी और पब्लिक स्फेयर में मेन रहेंगे। मतलब कि अगर घर पे रहने की बात आती है, घर पे खाना बनाने की, बच्चों का ख्याल रखने की, तो बच्चों यहां पे तो महिलाएं रहेंगी। घर से बाहर जाने की बात है, घर से निकलने की बात है, तो वहां आदमी रहेंगे, वहां पे महिलाओं का कोई हक नहीं है। तो अगर पॉलिटिकली किसी को इलेक्ट होने का अधिकार है, किसी को वोट देने का अधिकार है, किसी को बाहर काम पे जाने का अधिकार है, तो वो आदमियों को है। और महिलाएं जो है बहुत टाइम तक बच्चों उसी प्राइवेट स्फेयर में फंस के रह गई, जहां पे उनको यही बताया जा रहा था कि उनको घर पे रहना है, घर के लोगों का ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, ऑल ऑफ दैट। एंड उनका स्फेयर वहीं तक लिमिटेड है, घर की बाउंड्री तक लिमिटेड है। दे आर नॉट अलाउड टू गो आउट। लड़ाई लड़ने जाना है, वॉर पे लड़ने जाना है, आदमी जाएंगे, क्योंकि वो तो स्ट्रांग है ना, वो रक्षा करेंगे हमारी। औरतों को घर पे रहकर रक्षा करनी है घर की, बच्चों की, उनके लिए खाना बनाओ, ख्याल रखो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, वो सारा एक औरत का काम है और बाकी सारा आदमी का काम है। प्राइवेट स्फेयर में महिलाएं, पब्लिक स्फेयर में मेन। और बच्चों यही जो डिस्टिंक्शन था, इसी डिस्टिंक्शन से बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी हमारी women, and they started raising their voices when they started getting educated. Obviously till the time women were not educated, they could not have raised their voices. वो नहीं इसके खिलाफ कुछ बोल सकती थी, बट जब उनको समझ में आती है, जब उनको एजुकेशन प्राप्त होती है, तो वो इसी चीज के खिलाफ बोलने लगते हैं एंड प्रोटेस्ट करने लगते हैं. एंड देन वी सी कि women also talk about a double burden on them. बच्चों इवन दो अगर आप अपने घर की, अब बोलेंगे ना कुछ लोग कि नहीं हमारे तो घर में लड़कियों को काम पे जाने देते हैं, लेकिन बच्चों आज भी एक अंडरस्टैंडिंग जो रहती है, मैं भी बचपन से सुनती हुई आ रही हूं कि तुम लड़की हो, तुम स्कूल टीचर बनो, नर्स बनो, है ना, ऐसे प्रोफेशंस में जाओ जिससे कि तुम कल को अपने परिवार का ख्याल रख सको, उनके लिए टाइम निकाल सको, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो लड़कियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है.
ये सब चीज़ें आई थिंक मैं क्या सारी लड़कियां सुनते हुए आती होंगी, मेरी सारी फ्रेंड्स हैं वो भी सेम चीज़ें सुनती हुई आती हैं कि हमारे लिए कोई ना कोई प्रोफेशन, कुछ कुछ ऐसे प्रोफेशंस ढूंढते हैं कि स्कूल टीचर बन जाओ यार, वहाँ पे जल्दी तुम फ्री हो जाओगे, घर के लिए टाइम रहेगा, कंफर्ट होगा, ये होगा वो होगा। ऐसी जॉब्स मत करो जिसमें पूरा पूरा दिन तुमको काम करना पड़े, क्योंकि फिर तुम्हारे पास घर के लिए टाइम नहीं रहेगा। घर के लिए टाइम, तो ये डबल बर्डन लड़कियों पे है कि उनको अगर नौकरी करने में जाना है तो घर का भी उन्हीं को ख्याल रखना है, क्योंकि दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आ जाएंगी। तो यहाँ पे फेमिनिस्ट टॉक अबाउट द डबल बर्डन, दो भार हैं कि अगर काम करने में जा रहे हो, घर का काम भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। लड़के की थोड़ी, लड़का तो आएगा वो 10 घंटे काम करके आया है तो वो तो थक गया है, लड़की 10 घंटे काम करके आई है तो क्या हो गया, वो घर का भी काम करेगी, अपने बच्चों का भी ख्याल रखेगी, सब कुछ वही करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर women are given little or no say in the decisions taken in the public domain। पब्लिक डोमेन में, पब्लिक स्फेयर के अंदर महिलाओं को बिल्कुल भी से नहीं मिलता है कि what should be done, उसके अंदर नतीजा लेने का उनको कोई अधिकार नहीं है। फेमिनिस्ट ने बोला कि ये जो पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन है, सारे के सारे फॉर्म्स में जेंडर इनइक्वालिटीज के फॉर्म में इसको एलिमिनेट करना, इसको खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट शुड बी एलिमिनेटेड एज सून एज पॉसिबल। ऑलराइट, ठीक, चलिए अभी देखिए, तो ये तो हो गया फेमिनिज्म। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द आर्ग्यूमेंट दैट women put forward। they talk about the gender and sex division, public private division, और बच्चों उसी के बेसिस पे वो कहते हैं कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी और इस सोसाइटी को हमें चेंज करना और सारी की सारी इनइक्वालिटीज को जो कि जेंडर सेक्स बेसिस पे उनको हमें खत्म करना बहुत जरूरी है। सेक्स एक नेचुरल चीज है, उसको तो ऑब्वियसली नहीं बदलोगे आप, बट हाँ जेंडर जो है उसको, उसके द्वारा जो इनइक्वालिटीज हमको फेस करनी पड़ती है उनको हटाना बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये आ गए हैं हमारे कार्ल मार्क्स जी, मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी को लेकर। और बच्चों 18-19 सेंचुरी के अराउंड मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी ने काफी ज्यादा सपोर्ट गैदर करा, और मार्क्स जो आर्ग्यूमेंट देते हैं बहुत ही बढ़िया आर्ग्यूमेंट देते हैं। मतलब ये उस टाइम पर एक बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को लेकर आते हैं। ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो समाज था उस समय के दौरान वो काफी अनइक्वल समाज था, काफी इनइक्वालिटीज ऑलरेडी परसिस्ट कर रही थी उस सोसाइटी के अंदर, जिनको हटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो मार्क्स एक 19th सेंचुरी के बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि रूट कॉज ऑफ एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटी वाज द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज ऑयल, लैंड, फॉरेस्ट एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। बच्चों मार्क्स के हिसाब से जो सोसाइटी थी उस टाइम के अराउंड, वहां पर इनइक्वालिटी भरी पड़ी थी, और इस इनइक्वालिटी की जो जड़ थी, जो रूट कॉज था, वो थी प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट ओनरशिप की। जो ओनर्स हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, उन ओनर्स के पास दे हैव वेल्थ, दे हैव मनी, दे हैव पावर, एंड उस पावर के चलते जो भी रिसोर्सेज हैं सामाजिक तौर पर, वो सारे रिसोर्सेज उनके पास हैं। ठीक है, सो he is talking about the owners who have all the resources in their hands, उन्हीं के हाथ में सब resources मौजूद हैं। He pointed out कि ऐसे प्राइवेट ओनरशिप की वजह से did not only make the class of owners wealthy, तो ऑब्वियसली प्राइवेट ओनरशिप की वजह से बच्चों जो अमीर थे वो तो और अमीर हो गए। ठीक है, अमीर और अमीर हो गए, तो इससे ओनर्स की क्लास वेल्दी हो जाती है, अमीर हो जाती है। इससे वेल्दी होने की वजह से वो पावर भी हथिया लेते हैं, और पावर हथियाने के बाद वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और जो कानून है उसको इस तरीके से बनाते हैं जिससे कि बच्चों जो समाज के अंदर गरीब लोग हैं, जो समाज के अंदर वर्किंग क्लास है, उनको नुकसान झेलना पड़ता है। सो उस टाइम पे क्या होता था, जो हमारे ओनर्स होते थे, ठीक है बच्चों, ओनर्स हैड, मतलब व्हाट द ओनर्स यूज्ड टू डू, अपनी फैक्ट्रीज में काम करवाते थे वर्कर्स द्वारा, लेकिन जो प्रॉफिट आता था उस प्रॉफिट को वो खुद एंजॉय करते थे। उस प्रॉफिट को, मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि प्रॉफिट आ गया तो चलो वर्कर्स की भी उनका काफी योगदान है, असल काम तो उन्होंने करा है तो उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए या उनको ज्यादा पैसा दे दिया जाए, ऐसा नहीं हुआ करता था। वो सारा प्रॉफिट खुद रखते थे। प्रॉफिट आने की वजह से दे बिकेम मोर एंड मोर रिच, एंड आफ्टर बिकमिंग रिच उन्होंने पॉलिटिकल पावर को कैप्चर कर लिया, और पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के बाद वो कानून भी और पॉलिसीज भी इस तरीके से बनाते थे जो कि उनको बेनिफिट करती थी, ना कि वर्कर्स को बेनिफिट करती थी। ठीक है,
सो ओनर्स के पास ही ये सारी की सारी पावर हो जाया करती थी। एंड यहाँ पर हम बोल रहे हैं विच एनेबल्स देम टू इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसीज एंड लॉज, एंड ये एक तरीके से थ्रेट हो सकती थी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ओके, सो एक तरीके से सारे रिसोर्सेज एक ही ग्रुप के हाथ में थे। अब मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट, बच्चों मार्क्सिस्ट जो है ना, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात करते हैं, कम्युनिज्म, और सोशलिज्म भी जो आइडियोलॉजी है इट इज क्वाइट रिलेटेड टू कम्युनिज्म। सिंपली डिफरेंस ये होता है कि कम्युनिज्म एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी की बात करती है, जहां पे मार्क्स ये बोलते हैं कि समाज के अंदर क्योंकि इतनी भारी असमानता है तो जो हमारे वर्कर्स हैं उनको हमारे ओनर्स को ओवरथ्रो करके पावर को हथिया लेना चाहिए, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, सब लोगों के बीच में इक्वली चीजों को डिवाइड करना चाहिए, और सब लोगों के पास जब इक्वल चीजें होंगी तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, समाज ऐसे चलना चाहिए। लेकिन सोशलिज्म उतना एक्सट्रीमली बात नहीं करता। सोशलिज्म भी यही बात करता है कि समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए, बट उस इक्वालिटी को रेगुलेट करने के लिए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट भी होना चाहिए, सरकार भी होनी चाहिए। ठीक है, तो सोशलिज्म हल्का सा सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू पे डिफर कर जाता है, बट दोनों सेम ही चीजें हैं। मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट ये फील करते थे कि जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है it provides support to other forms of social inequality such as differences of rank or privilege, and therefore to tackle inequality in society we need to go beyond providing equal opportunities and try and ensure public control over essential resources and forms of property। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जब होती है सोसाइटी में, कि किसी के पास ज्यादा पैसा होता है और किसी के पास कम, एक रिच क्लास होती है और एक पुअर क्लास होती है, तो ऐसे समाज में क्या होता है, ऐसे समाज में सोशल इनइक्वालिटी को भी सपोर्ट मिलता है और सोसाइटी में भी एक असमानता क्रिएट कर देता है रैंक और प्रिविलेज के बेसिस पर। किसी के पास ज्यादा विशेष अधिकार है, कोई ज्यादा ऊपर की रैंक पे है, कोई कम रैंक पे है, तो ये सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। और इसी वजह से जो इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर है उसको टैकल करने के लिए, उसके साथ डील करने के लिए हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज से ऊपर उठना होगा। वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट, एंड हमको जो है पब्लिक कंट्रोल, यानी कि जो लोगों का कंट्रोल है ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज, फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, उस कंट्रोल को इंश्योर करना होगा। ठीक है, तो ये बात सभी को क्लियर है। चलिए, तो ये मार्क्स की आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। एंड बच्चों ये जो आइडियोलॉजी है एकदम ऑपोजिट आइडियोलॉजी है। किसकी ऑपोजिट आइडियोलॉजी है? लिबरलिज्म की। हाँ जी, कम्युनिज्म और लिबरलिज्म हमेशा ऐसी आइडियोलॉजी से जो टकराती हैं। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा मेल खाती है, और लिबरलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा मेल खाती है। तो कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म काफी ज्यादा सिमिलर हैं, काफी ज्यादा समान चीजें हैं। नाउ लिबरलिज्म, liberals uphold the principle of competition as the most efficient and fair way of distributing resources and rewards in society। अब liberals ये मानते हैं, liberals ये बोलते हैं कि कंपटीशन का जो प्रिंसिपल है कि समाज में क्या होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए लोगों के बीच में। अगर आप सबके बीच में बराबर रिसोर्स बांट दोगे तो कोई एफर्ट ही नहीं मारेगा ना, लाइफ में कोई कुछ करेगा ही नहीं कि मेरे को भी 1000 रुपए मिल जाए, मेरे दोस्त को भी 1000, सबको 1000, पूरे सोसाइटी में सबके पास बस 1000 रुपए ही हैं, तो कोई क्या ही करेगा फिर। जब सबको पता है कि भाई घर पे बैठे हुए भी, काम करते हुए भी हर किसी को बराबर पैसे मिल जाते हैं, तो अब क्या ही करें। तो यहाँ पर लिबरल्स बोलते हैं कि नहीं, कंपटीशन होना ही चाहिए, और कंपटीशन एक सबसे ज्यादा इफेक्टिव और एक फेयर तरीका है, सही तरीका है समाज में संसाधन को बांटने का और रिवॉर्ड्स को बांटने का। लिबरल्स का बच्चों बेसिक पर्पस ये रहता है कि वो ये बोलते हैं कि कंपटीशन की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि आप इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी रखो। दे बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं कि सबको बराबर अवसर मिलने चाहिए, सबको एजुकेशन दो, ठीक है, सबको एडमिशन दो, सबको एजुकेशन दो, बट प्राइमरी लेवल पर। एंड उसके बाद कोई भी इंसान उस एजुकेशन के दम पे क्या करता है ये उस पे छोड़ दो, लोगों पे छोड़ दो कि वो क्या करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा कैसे उठाते हैं, कितनी आगे बढ़ते हैं लाइफ में और क्या अचीव करते हैं, कितने पैसे कमाते हैं। तो दिस शुड टोटली डिपेंड अपॉन द कॉम्पिटिशन दैट यू आर क्रिएटिंग बिटवीन द पीपल।
अगर आप सबके हाथ में चीजों को इक्वल तरीके से पकड़ा दोगे, थमा दोगे, तो फिर सोसाइटी के अंदर लोग एफर्ट ही करना छोड़ देंगे, सब अपने घर में बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे बोलते हैं they believe that while states may have to intervene to try and ensure a minimum standard of living and equal opportunities for all, this cannot by itself bring about equality and justice to society। तो वो कहते हैं कि जो स्टेट है, जो सरकार होगी, उसे दखल अंदाजी देनी पड़ेगी समाज के अंदर इस तरीके से कि वो सबके लिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी लेकर आए, सबको एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कर सके, है ना। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब है कि जीवन यापन के लिए हर किसी के पास बेसिक फैसिलिटीज मौजूद होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की, जिससे कि एक इंसान सस्टेन कर सके अपनी लाइफ में। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और ये सारी की सारी बातें करते हैं और बोलते हैं कि ये सब चीजें लाने से भी समाज के अंदर इक्वालिटी इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ इक्वालिटी और जस्टिस इन चीजों से नहीं आ जाएगा समाज के अंदर। आगे देखिए, सो for them, as long as competition is open and free, inequalities are unlikely to become entrenched and people will get due reward for their talents and effort। तो उनके हिसाब से as long as competition free होना चाहिए, open होना चाहिए हर किसी के लिए, everyone has to compete, ठीक है। और inequalities आएंगी ही आएंगी उस चीज में। हर कोई बच्चों, आपने भी देखा है, हर कोई, अब जैसे स्कूल, मेरे स्कूल से बहुत सारे लोग पढ़े, है ना, सबने जो है 12th कंप्लीट करी, किसी के अलग अलग मार्क्स आए, जो भी आया, उसके बाद लाइफ में उन्होंने जो करियर चूज करा, जो चीजें करी, दैट विल डिटरमिन कि व्हाट, हाउ मच दे विल अर्न, हाउ मच दे विल बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो वो एक ओपन और फ्री कंपटीशन होना चाहिए कि आप उस अवसर का इस्तेमाल करके, एक बेसिक आपको सबने प्रोवाइड कर दिया, मिनिमम स्टैंडर्ड एजुकेशन, अब उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी का यूज करके लाइफ में आप कितना सक्सीड करते हो, कितना अर्न करते हो, क्या करते हो अपने टैलेंट और एफर्ट का इस्तेमाल करके, सो दैट विल इंटायरली डिपेंड अपॉन यू। सोशलिस्ट के खिलाफ, अनलाइक द सोशलिस्ट, liberals do not believe that political, economic, social inequalities are necessarily linked। सोशलिस्ट ये मानते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताएं जो है वो सब लिंक्ड है, लेकिन लिबरल्स ये चीज नहीं मानते हैं। They maintain that inequalities in each of these spheres should be tackled appropriately। उनके हिसाब से हर स्फेयर के अंदर जो असमानता है उसको टैकल करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि सामाजिक तौर पर अगर आप इक्वल कर भी दोगे, बट स्टिल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तो लोगों में आएंगी ही, जब वो उस अपॉर्चुनिटी का यूज करके कुछ अलग अलग करेंगे। तो एक्चुअली बच्चों, लिबरल्स आर नॉट एट ऑल कंसर्न्ड विद द इनइक्वालिटी दैट इज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। उनके हिसाब से जो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, बिकॉज हर किसी ने अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर कुछ हासिल करा है और वो इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती रहेंगी उस बेसिस पर। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर है ना सभी को। सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ऑल द 3 आइडियोलॉजीज दैट आई हैव टॉक्ड अबाउट। ध्यान से सुन लीजिए, एक रिकैप, एक समरी मैं आप लोगों को दे देती हूँ एंड देन वी विल बी एंडिंग द क्लास। सो आज की क्लास में हम लोगों ने इक्वालिटी चैप्टर के अंदर 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज की बात करी है, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म एंड लिबरलिज्म। फेमिनिज्म आइडियोलॉजी के अंदर हमने देखा कि बहुत सी फेमिनिस्ट हैं, मेन और विमेन, जो कि इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड विमेन की मांग कर रहे हैं। So these feminists are talking about the kind of distinction that has been made from several years between women and men। और ये डिस्टिंक्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे वो सेक्स और जेंडर की डिबेट लाते हैं कि सारी की सारी इनइक्वालिटीज क्रिएट करी गई हैं सोसाइटी द्वारा नेचुरली। सिर्फ जो है मेन और विमेन अपने ऑर्गन्स की वजह से डिफरेंट होते हैं, बट उनके साथ जो उन ऑर्गन्स के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ा जाता है, फीमेल सेक्स और मेल सेक्स के साथ जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ा जाता है, उससे उनका जेंडर फॉर्मेशन होता है और उस जेंडर की वजह से उनमें डिस्टिंक्शन करा जाता है, इनइक्वालिटीज लाई जाती हैं, जिसकी वजह से मेन को सुपीरियर माना जाता है विमेन से। एक पेट्रियार्कल सिस्टम जो है वर्ल्ड में चलता हुआ आ रहा है, एंड दिस हैज टू एंड। देन दे ऑल्सो टॉक अबाउट द पब्लिक एंड प्राइवेट डिस्टिंक्शन, वेयर इन पब्लिकली मेन को ऊपर देखा जाता है, प्राइवेट स्फेयर में महिलाओं को देखा जाता है, बट दे आर आर्ग्यूइंग कि ये डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। आज इतनी ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, महिलाएं कहीं पे भी कम नहीं हैं आदमियों से, तो हमारी छोरियां छोरों से कम है कि बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो ये बात हमको पता है बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पे बच्चों, दे आर talking about equality. Do remember that they are not talking about the superiority of women, they are talking about equality of men and women, because women from a very long time have been under the clutches of patriarchy and they have been suffering a lot. Now the next thing, the next ideology is communism.
कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो हमारे मार्क्स लेकर आते हैं, उसके बाद बहुत सारे थिंकर्स ज्वाइन करते रहते हैं उस आइडियोलॉजी में। अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इज लिंक्ड विद सोशलिज्म। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये बात करता है कि सोसाइटी जो है वहां पर एक डिस्टिंक्शन अकर करता है, ओनर्स के पास प्रॉफिट है, जो वर्कर्स असल में वो प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं उनको पैसा मिल नहीं रहा। ओनर्स इस पैसे के दम पे, वेल्थ के दम पे पावर हासिल कर लेते हैं पॉलिटिकली एंड दे स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग द पुअर पीपल एंड वो खुद अमीर अमीर होते जाते हैं। सो दे टॉक अबाउट रेवोल्यूशन वी कैन से, जहां पर हमारे जो वर्किंग क्लास है वो लड़े और दे कैन टेक ओवर दी ओनर्स एंड फिर एक क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बन जाए जहाँ पे सभी के बीच में इक्वली रिसोर्सेज को बांटा जा सके। तो ये ऐसी सोसाइटी की बात करते हैं। Then we talk about liberalism. Liberalism is an ideology which is totally opposed to communism and socialism. और liberalism की जो ideology है वो capitalism के साथ जुड़ी है। Liberals ये बात करते हैं कि कुछ inequalities सोसाइटी में justified है, कुछ inequalities नहीं है। जैसे कि अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हो, तो आप उनसे वो छीन रहे हो, इनइक्वालिटी कर रहे हो। तो अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के कौन इंसान कहाँ तक आगे तक जाता है, अपने एफर्ट, अपने टैलेंट के बेसिस पे क्या करता है लाइफ में, तो वो एक ओपन एंड फ्री कंपटीशन है जो कि प्रिवेल करते रहना चाहिए। वो कंपटीशन कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। तो इनइक्वालिटीज इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम टिल द टाइम दोज इनइक्वालिटीज आर जस्टिफाइड। हर किसी ने सेम पढ़ाई करी है, लेकिन उस पढ़ाई करने के बाद कोई इंसान डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई शायद गरीब रह गया। तो ये सब उस चीज पे डिपेंड करता है कि इंसान ने अपने टैलेंट और उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर किया क्या है। सो दीज इनइक्वालिटीज आर देन जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू दी लिबरल्स। ऑल राइट, सो दीज आर द डिफरेंट आइडियोलॉजीज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। और मेरे को ज़रूर बताइएगा बच्चों कमेंट्स के अंदर कि आपको कैसी लगी हैं ये आइडियोलॉजीज़, कौन सी आइडियोलॉजी में आपको पहले तक कन्फ्यूजन रहता था, आज समझ में आई है। हम लोग ना कभी कभी मार्क्सिज्म, सोशलिज्म ये वर्ड सुन के घबरा जाते हैं। इतनी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, आपको पता होगा रशियन रेवोल्यूशन आई थी। वो रशियन रेवोल्यूशन बच्चों कम्युनिज्म से ही उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी एंड वो एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन थी, सोशलिज्म की उन्होंने बात करी थी। ठीक है, so I hope that is clear. I hope everything is clear. So I will see you next time. तब तक के लिए take care and bye bye. Have a good day guys.